एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रिसेंटली हमने वीडियो अपलोड किया था कि न्यू टैक्स रिजीम में आप कौन कौन से डिडक्शंस ले सकते हैं। आप सभी लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया। एक दिन में ही 20,000 व्यूज हो चुके हैं और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम जानेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हमें कौन कौन से डिडक्शंस या फिर एग्जेम्पशंस नहीं मिलते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन से डिडक्शंस हमें मिलते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से डिडक्शंस यहाँ पर हमें नहीं मिलते हैं। डिटेल्ड वीडियो है और यहाँ पर आपको सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से डिडक्शंस हमें नहीं मिलते हैं, कौन कौन से एग्जेम्पशंस हमें नहीं मिलते हैं। अगर आप उन डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस को क्लेम करना चाहते हैं तो बेटर रहेगा कि आप ओल्ड रिजीम के साथ जाएं और अपना टैक्स बचा लें, बजाय कि आप न्यू रिजीम में आएं। हमें ओल्ड रिजीम में रहना है या हमें न्यू रिजीम में जाना है, ये एक टैक्स प्लानिंग का मैटर है। आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं और अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको गूगल पर कंपैरिजन कैलकुलेटर मिल जाएगा, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी आपको कंपैरिजन कैलकुलेटर मिल जाएगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको बता देंगे कि किस तरह से आप खुद भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि ओल्ड रिजीम आपके लिए बेटर रहेगी या फिर न्यू रिजीम में आप जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कि कौन कौन से डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA एंड सेक्शन 80 TTB। सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का जो हमें डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80 TTA में 10,000 रुपीज तक, वो हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। और सेक्शन 80 TTB जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है, इसमें भी हमें FD के इंटरेस्ट और सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है अप टू ₹50,000, वो भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पर आने पर आपको काफी ज्यादा लॉस हो रहा है, सीधे सीधे आपका 50,000 का डिडक्शन यहाँ से कट हो जाता है। इसके बाद है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। 80C से लेकर के 80U तक जितने भी हमें डिडक्शंस मिलते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट पर, वो सारे डिडक्शंस यहाँ पर हमें नहीं मिलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? सेक्शन 80C में PPF सुकन्या समृद्धि योजना, LIC, NPS, NSC, ELSS म्यूचुअल फंड्स, 5 साल की लॉक इन वाली FD, काफी सारे ऑप्शंस आते हैं 80C के अंदर जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो सारे डिडक्शंस यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इसके बाद 80D सेक्शन है जिसमें कि मेडिकल इंश्योरेंस हम क्लेम करते हैं, साथ ही पेरेंट्स का अगर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर है तो वो क्लेम कर लेते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके अलावा 80E है जहां पर कि एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट हम क्लेम करते हैं, वो भी नहीं मिलेगा। सेक्शन 80CCC, सेक्शन 80CCD, ये दोनों सेक्शंस NPS के लिए हैं जहां पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है NPS में, वो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 80DD, DDB और 80U, ये तीनों सेक्शंस मेडिकल एक्सपेंडिचर के हैं। किसी भी बड़ी बीमारी का आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जहां पर आपको काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, उसका भी डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। सेक्शन 80EE और सेक्शन 80EEA, ये दोनों सेक्शंस होम लोन बायर्स के लिए हैं जहां पर EMI पर इंटरेस्ट को क्लेम किया जाता है, वो भी डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके बाद सेक्शन 80G है डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। काफी नुकसान होता है यहाँ पर। सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक कोई भी डिडक्शंस यहाँ पर हम नहीं ले सकते हैं। तो इस रिजीम में, न्यू रिजीम में आना उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कहीं पर नहीं किया हुआ है, जिनकी अभी नई नई नौकरी है, इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा फोकस वो अभी अर्निंग पर कर रहे हैं, तो उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम में आना बेटर रहता है। यहाँ पर आपको टैक्स रेट्स कम मिल जाते हैं, साथ ही यहाँ पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप टैक्स बचा पाएं। अगर आपने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक में आपके काफी सारे अमाउंट्स हैं, तो आप ओल्ड रिजीम के साथ जा सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंपैरिजन तो बनता है। आप एक बार वेबसाइट पर जाकर कंपेयर कर सकते हैं ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सेक्शन अलाउड किया गया है, सेक्शन 80CCD2। सेक्शन 80CCD2 कहता है कि अगर एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके NPS अकाउंट में तो वो डिडक्शन यहाँ पर मिलता है, लेकिन अगर आप खुद से NPS अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलता है। 80CCD1B जो कि NPS का सेक्शन है, उसमें डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन 80CCD2 जिसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका डिडक्शन यहाँ पर ले सकते हैं।
इसके बाद तीसरा आता है यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स, इसका डिडक्शन भी नहीं मिलता है। इसके बाद है एंटरटेनमेंट अलाउंस। सैलरीड एम्प्लॉयज को अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो ओल्ड रिजीम के अंदर तो डिडक्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद है हाउस रेंट अलाउंस। जो लोग भी रेंटेड हाउस में रहते हैं वो यहाँ पर अच्छा खासा डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, लेकिन न्यू रिजीम के अंदर आपको एचआरए का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। रेंट क्लेम करने के लिए 2 सेक्शंस होते हैं। एचआरए में भी हम क्लेम करते हैं अगर हमें एम्प्लॉयर से एचआरए अलाउंस मिल रहा है, और अगर हमें एम्प्लॉयर से एचआरए अलाउंस नहीं मिल रहा है तो हम सेक्शन 80 जीजी में रेंट का डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो दोनों ही सेक्शंस हमें यहाँ पर नहीं मिलते हैं। जो लोग भी किराए के घर में रह रहे हैं, अच्छा खासा रेंट पे कर रहे हैं, वो यहाँ पर कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। लीव ट्रैवल अलाउंस। कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को एलटीए प्रोवाइड करती हैं, जहां पर कि 4 साल के ब्लॉक पीरियड में आपको ट्रैवल पर जाने का मौका मिलता है अपनी फैमिली के साथ, और जो भी एक्चुअल कॉस्ट होती है ट्रैवलिंग की उसका एग्जेम्पशन आपको मिल जाता है अपने अलाउंस से। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको एलटीए का बेनिफिट नहीं मिलता है। ओल्ड में जाएंगे तो आप एलटीए को एज अ एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एलटीए दे रहा है और आप न्यू रिजीम के साथ जाते हैं तो ये अलाउंस यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन के तौर पर नहीं मिलता है। इसके बाद है हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस क्या होता है, कई बार एम्प्लॉयर्स अलाउ कर देते हैं अपने एम्प्लॉय को कि कोई हेल्पर अपॉइंट कर लें या हायर कर लें अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। इसके लिए सैलरी कंपोनेंट में हेल्पर अलाउंस होता है, और उस हेल्पर अलाउंस में से आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं जितनी भी एक्चुअल कॉस्ट आप इनकर कर रहे हैं उस हेल्पर को अपॉइंट करने में। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको इसका एग्जेम्पशन भी नहीं मिलता है। अगर आपकी सैलरी कंपोनेंट में हेल्पर अलाउंस है तो इसका एग्जेम्पशन आप न्यू रिजीम के अंदर नहीं ले सकते हैं। इसके बाद है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। बच्चों की एजुकेशन पर एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए 2 सेक्शंस हैं। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस में भी हम क्लेम कर सकते हैं, और दूसरा हमें सेक्शन 80C में मिलता है, जहां पर कि हम बच्चे की जो स्कूल की ट्यूशन फीस है उसका डिडक्शन क्लेम करते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हमें कितना मिलता है, 100 रुपीज पर चाइल्ड के हिसाब से है यहाँ पर, और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए इसे क्लेम किया जा सकता है। यानी कि साल भर में 1200 रुपए एक बच्चे के, और 2 बच्चे हैं तो 2400 रुपए। 2400 रुपए का ये एग्जेम्पशन मिलता है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का, तो वो भी यहाँ न्यू रिजीम के अंदर नहीं मिलता है। माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंस। अगर आपका माइनर चाइल्ड कोई इनकम अर्न कर रहा है तो उसका एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन न्यू रिजीम के अंदर ये एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। कितना एग्जेम्पशन क्लेम किया जा सकता है, अगर आप ओल्ड रिजीम के अंदर जाएंगे तो 1500 रुपए पर माइनर चाइल्ड के हिसाब से एग्जेम्पशन मिलता है, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड और वेकेंट प्रॉपर्टी। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और उसकी ईएमआई का आप पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन हमें मिलता है सेक्शन 24B में, और प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन हमें मिलता है सेक्शन 80C में। तो ना तो आप प्रिंसिपल पोर्शन का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C में, और ना ही आप इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 24B में। यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होता है, अगर आपका इंटरेस्ट पोर्शन काफी ज्यादा है तो आपको ये डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या फिर वेकेंट प्रॉपर्टी के लिए है। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप खुद उसमें रहते हैं, या फिर वो वेकेंट प्रॉपर्टी है उसमें कोई भी नहीं रहता है, ऐसी प्रॉपर्टी के लिए अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट यहाँ पर अलाउड नहीं है, उसका डिडक्शन आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, मतलब कि वो रेंट पर आपने उठाई हुई है और वहां से आपको रेंटल इनकम आ रही है, इस तरह की प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट यहाँ पर अलाउड है। अगर इस तरह की प्रॉपर्टी है, रेंट पर उठी हुई है, रेंटल इनकम आ रही है, तो उस पर आप इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B में डिडक्शन ले सकते हैं। लिमिट 2 लाख रुपए की ही है, 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आप एज अ डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन 80C में प्रिंसिपल अमाउंट के लिए आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, भले ही आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और भले ही आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर उठी हुई है। इसके बाद है स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014। जिन भी सैलरीड एम्प्लॉयज को सेक्शन 1014 के अंदर अलाउंसेस मिलते हैं एम्प्लॉयर से, वो सब भी यहाँ पर अलाउड नहीं है एज अ एग्जेम्पशन। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट। एनपीएस अकाउंट में
एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो भी अलाउड नहीं है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सेकंड नंबर पॉइंट में। चाहे आप सेक्शन 80 CCD 1B के अंदर एनपीएस अकाउंट ओपन करके उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और चाहे आप सेक्शन 80CCC में एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों ही सेक्शंस के अंदर एनपीएस अकाउंट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर एज अ डिडक्शन अलाउड नहीं है। कौन सा अलाउड होगा हमने प्रीवियसली भी डिस्कस कर लिया। सेक्शन 80 CCD 2 के अंदर अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो डिडक्शन आप एनपीएस का ले सकते हैं। इसके बाद डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रस्ट, ऊपर हमने डिस्कस किया था सेक्शन 80G जिसमें कि डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस था। ये है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रस्ट सेक्शन 80GGC। सेक्शन 80GGC के अंदर कोई भी लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है। अगर हम ओल्ड रिजीम के साथ जाते हैं तो यहाँ पर डिडक्शन क्लेम करने का मौका मिलता है, कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी अमाउंट यहाँ पे डालकर डिडक्शन ले सकते हैं। इस बार इनकम टैक्स के जितने भी नोटिसेस आए हैं वो सारे सेक्शन 80G डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, सेक्शन 80GC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज और HRA के लिए ही आए, क्योंकि यही 3 ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर काफी मैनिपुलेशन किया जाता है, बिना रसीदों के अमाउंट डाल दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के डोनेशंस के लिए कोई भी लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है, तो व्यक्ति कितना भी अमाउंट डालकर यहाँ पे डिडक्शन ले लेता है और अपना टैक्स निल कर देता है। इसी तरह से HRA में भी फ्रॉड रेंट रिसिप्ट्स बनवा ली जाती हैं, फेक एग्रीमेंट बनवा लिए जाते हैं, पेरेंट्स को रेंट पे करके उसकी रसीदों का डिडक्शन क्लेम कर लिया जाता है। तो ये सारे लोग इस बार इनकम टैक्स के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको क्या डिडक्शंस यहाँ पे क्लेम करने हैं, कितने क्लेम करने हैं, साथ में आपके पास रसीदें होनी चाहिए। और न्यू रिजीम में जाना है या ओल्ड रिजीम में जाना है ये डिपेंड करता है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, आपकी एग्जेम्पशंस के अकॉर्डिंग, आपकी सैलरी में क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, कौन कौन से अलाउंसेस आपको एम्प्लॉयर से मिलते हैं, कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हर व्यक्ति की ITR अलग होती है, हर व्यक्ति की सैलरी अलग है, हर व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट्स अलग है। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अगर इस व्यक्ति के लिए ओल्ड रिजीम बेटर है तो आपके लिए भी ओल्ड रिजीम बेटर होगी। इसलिए कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। न्यू टैक्स रिजीम की सीरीज को जारी रखेंगे और आगे भी आपको बताएंगे कि किस तरह से न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कंपेयर करना है और किस तरह से आपको अपना टैक्स सेव करना है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।